नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्जिनल कॉस्टिंग की एक और वीडियो में। ये है कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, क्या करती है, कैसे करती है, और ये इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, यानी कि एप्लीकेशंस क्या है। ये दोनों सेम टॉपिक बनता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है, या फिर यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका कैसे इस्तेमाल होता है। और ये भी पढ़ेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी लिमिटेशंस क्या है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो बहुत मेहनत करके अगेन आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपको पूरे की पूरी थ्योरी मिलेगी। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, और आपको बहुत ही ध्यान से समझना भी है। तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है आखिर। देखिए, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पहले जो है मेरा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मैं उस पिछली वाली वीडियो का भी ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग को थोड़ा कम ही समझाऊँगा जल्दी से। तो डेफिनेशन देख लें अगर इसकी। सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटर्न ऑफ इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। तो इसमें कुल मिला के सिर्फ दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट यूनिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, या फिर कह लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि इसको प्रोडक्शन के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो सिर्फ सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है, टोटल होता है। फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई फिर फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, कि फिर जो फिक्स कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट माना जाता है, और उसको हम रिटर्न ऑफ करते जाते हैं किसके अगेंस्ट, कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन में से ये घटाई जाती है। अब सवाल उठता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, और फिर इस कंट्रीब्यूशन में से जब हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। इसके बाद अगली डेफिनेशन में हम क्या देख सकते हैं, द असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। तो मतलब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से, चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट। अगर हम प्रोडक्शन को चेंज कर दें, प्रोडक्शन का लेवल चेंज कर दें, तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करते हुए, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सभी कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल 10,000 यूनिट से 50,000 यूनिट हो गया इस तरीके से, या फिर प्रोडक्शन का टाइप अगर चेंज हो जाता है, तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, यहाँ पर हम ये देखते हैं। और यहाँ पर सारा को सारा जो इम्फेसिस है, जो सारा का सारा ध्यान दिया जाता है, दारोमदार होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट पर यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर होता है। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगली खास बात इसमें है कि ये सभी के सभी ना इसके दूसरे नाम हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, कम या ज़्यादा, मतलब बिल्कुल परफेक्टली मैच नहीं होते हैं। कभी कभार इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, कभी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कभी कम इस्तेमाल होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ये सारे के सारे नाम मार्जिनल कॉस्टिंग की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है इसका फॉर्मेट।
इस फॉर्मेट को भी मैं जल्दी से बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने इसको पूरा एलैबोरेट करा था, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि हम सेल में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये रहा हमारे पास सेल, और यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये ना तो ये यहाँ तक सारी की सारी ना हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। आप देखिए ये माउस पॉइंट कहाँ तक चल रहा है, ये सारी की सारी जो है वेरिएबल कॉस्ट है, और हम सेल में से ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो उससे हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। देखिए सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और फिर उसके बाद हम सारी की सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे इसमें से, और हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वेरिएबल कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की है या फिर फिक्स कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की है। आप सभी डिपार्टमेंट की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पर ले लेंगे, सारी की सारी एक साथ इकट्ठी करके माइनस कर देंगे सेल में से। और इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट्स की, देखिए प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी डिपार्टमेंट्स की सारी की सारी फिक्स कॉस्ट को आप इकट्ठा कर लेंगे और फिर कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनती है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब जो नई चीज़ है इस वीडियो के अंदर वो है, अब हमारा शुरू हो रहा है, ये है हमारा फीचर्स मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला देखिए नॉट अ मेथड। सबसे पहली बात कि ये कोई मेथड नहीं है। मेथड नहीं तो क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग करने का कोई मेथड नहीं है, लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये सब पहले के चैप्टर हैं, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ आपने नाम सुने होंगे या कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होगा। तो जैसे ये सब मेथड्स हैं कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन ये एक टेक्निक है, बट अ टेक्निक डीलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट, वॉल्यूम, प्राइस, सेल मिक्स ऑन द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? सारा का सारा जो ध्यान होता है सिर्फ इस बात पर होता है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट आइटम्स का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का। जैसे कॉस्ट में अगर चेंज हुआ तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वॉल्यूम में अगर चेंज हुआ यानी क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी में अगर चेंज हुआ तो प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, प्राइस के अंदर अगर चेंज हुआ या सेलिंग प्राइस हो गया तो प्रॉफिट के ऊपर क्या चेंज आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। सेल मिक्स में अगर हम चेंज करें तो प्रॉफिट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर सिर्फ इम्पैक्ट्स ही चेक करते हो। इसके बाद अगला फीचर हमारे पास आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, यानी कॉस्ट को कैसे बांटते हैं। द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक मेक्स अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम बहुत साफ क्लियर कट डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में, यानी सारे के सारे ओवरहेड्स जितने भी खर्चे हैं हमारे पास, हम उन सबको दो हिस्सों में बांट देते हैं, वेरिएबल और फिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा वेरिएबल और फिक्स क्या होते हैं। वेरिएबल होते हैं कि जो प्रोडक्शन लेवल के साथ घटते बढ़ते हैं, और फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल के साथ घटते बढ़ते नहीं हैं, उतने के उतने ही रहते हैं टोटल में, ठीक है। पर यूनिट में ध्यान से सुनिए, पर यूनिट में इनका नेचर चेंज हो जाता है। इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रोडक्शन एंड सेल्स पॉलिसीज आर डिजाइंड बाय अ फर्म। ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है जिसके आधार पर कंपनी डिसाइड करती है कि उसका प्रोडक्शन कितना होगा और उसकी सेल पॉलिसी क्या होगी, यानी सब कुछ जो डिसाइड होगा वो वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर ही यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर का। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्राइजेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लेते हैं, काउंट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर अलोन आर चार्ज टू प्रोडक्शन। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्शन के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। इन दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, यानी अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट सारी जोड़ ली तो वो बन गई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
फॉर द पर्पज़ ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर सारी की सारी कॉस्ट ली जाती है, वेरिएबली और फिक्स भी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल को लिया जाता है, फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता। और ये जो बात है, ये जितना भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियोस देखेंगे उसमें ये बार बार रिपीट होती रहेगी। दे आर ट्रीटेड सेपरेटली, इसको अलग से ट्रीट किया जाता है, एंड मे बी चार्ज होली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, और इसको पूरी तरीके से चार्ज किया जाता है प्रॉफिट या लॉस काउंट करने के लिए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। इसमें अगला पॉइंट हमारा आएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी कि स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होती है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस फॉर प्रॉफिट मेजरमेंट इज वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली। देखिए यहाँ पर अगर हमें स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, चाहे वो फिनिश गुड हो या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए हम जो कॉस्ट लेते हैं वो भी हम सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ही लेते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ही लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर ही स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पर होती है। ये है इसका एक और फीचर। अगला फीचर हम देखें तो ये आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वही है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज असर्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर हम बात करें जैसे कि भाई प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पर प्रॉफिट को ही बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन का अपना अलग फार्मूला है, जैसे कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की या किसी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, तो यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, या दूसरा नाम कह लीजिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल। वही बात, कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल वैल्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। द एग्रीगेट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फंड। और जितने भी प्रोडक्ट हैं किसी एक कंपनी के, अगर उन सभी के कंट्रीब्यूशंस को हम जोड़ लें, उन सभी के हम प्रॉफिट्स को जोड़ लें, तो वो कहलाता है फंड। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी यहाँ से हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं कैसे। फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, प्राइसेस ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वो कैलकुलेट करती है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। अगेन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और कंट्रीब्यूशन कितना है, इसके आधार पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होता है। और ये हमारे पास है अगला मैनेजरियल डिसीजंस। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट which help management in taking many managerial decisions such as make or buy, selling price decision etc. मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है कि इसी के आधार पर ही बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं। जो मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो वो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो डिसीजंस लेने के लिए ही मार्जिनल कॉस्टिंग को बनाया गया है। इसका जो मेन इस्तेमाल होता है तो वो मैनेजरियल लेवल पर ही होता है, वो डिसीज़न मेकिंग के लिए ही होता है। अदरवाइज़ आपको अगर इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो या और किसी दूसरे कानून की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो, आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हो, तो वो सब तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आधार पर ही बनते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मेन पर्पज़ इसका डिसीज़न लेने के लिए ही होता है, ये डिसीज़न मेकिंग के लिए ही है। अब इसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, और या जिसको आप कह लीजिए एप्लीकेशंस। यूजेस भी कह सकते हैं कि इनके कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। सबसे पहला देख लेते हैं सिंपल टू ऑपरेट। ऑपरेट करना बड़ा आसान है इसको। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज सिंपल टू ऑपरेट देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुकाबले मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा आसान लगता है अप्लाई करने में, क्योंकि दे डू नॉट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एंड रिकवरी।
ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। ये प्रॉब्लम जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आती है और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर नहीं आती है। इस वजह से जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो ज़्यादा इजी होता है। मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और वो चीज़ जो है ना वो आपके आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर भी काम आएगी। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बता रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी प्रोडक्शन के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, यानी कि टोटल कॉस्ट हो गई वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो अगर स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है तो वो स्टॉक की वैल्यूएशन भी इसी टोटल कॉस्ट के आधार पर ही होती है, यानी इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। अब ये कहा जाता है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पीरियड कॉस्ट होती है, जैसे कि 1 साल की होती है। आपने जिस भी पीरियड की कैलकुलेट हुई है, हम एक पूरा फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं, अब वो उस 1 साल की कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट। अब अगर इसी के आधार पर स्टॉक की वैल्यूएशन हो जाए और फिर वो स्टॉक बच जाए एज क्लोजिंग स्टॉक, और फिर वो स्टॉक अगले साल में चला जाएगा एज ओपनिंग स्टॉक, तो वो पिछले साल की फ़िक्स कॉस्ट को भी अपने साथ लेकर आ गया। अब वो पिछले साल की फ़िक्स कॉस्ट को भी अपने साथ लेकर आ गया, जबकि उस फिक्स कॉस्ट का इस साल से कोई लेना देना है नहीं। और जो फिक्स कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट बोला जाता है। इसीलिए अब जैसे मान लीजिए रेंट हो गया, अब वो जो रेंट था वो रेंट तो पिछले साल का था, अब पिछले साल के रेंट का अब इस साल की अकाउंटिंग के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन की, यानी कि ज़्यादा ले लिया खर्चे को या फिर कम ले लिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और फिर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसको सेट करना पड़ता है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर नहीं आती है। ये जो टॉपिक है इस पर भी अलग से चैप्टर बनता है, तो वहाँ पर उसको पढ़ना होता है, तो वहाँ पर हम उसकी बात कर लेंगे। फिर दूसरा हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एंड रियलिस्टिक वैल्यूएशन। एज द फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट। ये बात हमेशा रिपीट होती रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं, यानी शामिल नहीं करते। द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स बिकम मोर रियलिस्टिक। इसलिए जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, यानी कि आधा अधूरा कच्चा माल, आधा बना हुआ माल, वो और पूरा बना हुआ माल फिनिश्ड गुड्स, आधा अधूरा बना माल और पूरा माल, इसकी जब स्टॉक की वैल्यूएशन होती है तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिट आर ईजियर टू एक्सप्लेन। यहाँ पर अगर देखिए प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि दे रिजल्ट फ्रॉम कॉस्ट वॉल्यूम इंटरेक्शंस एंड नॉट फ्रॉम चेंजेस इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशन आए होंगे प्रॉफिट के अंदर वो कॉस्ट वॉल्यूम इंटरेक्शन की वजह से आए होंगे, यानी कॉस्ट की वजह से और वॉल्यूम जो प्रोडक्शन बढ़ाया उसकी वजह से। जैसे मान लीजिए कॉस्ट घट बढ़ गई होगी, है ना, और जो प्रोडक्शन है वो भी घट बढ़ गया होगा। जैसे जनरली क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, और कॉस्ट कम होती है तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ते हैं, ना कि स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से, जो कि प्रॉब्लम आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। अब देखते हैं हमारे पास इसका अगला पॉइंट कौन सा है, फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज कैन वेल बी कैरिड आउट बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा। द कंट्रीब्यूशन रेशो एंड मार्जिनल कॉस्ट रेशोज आर वेरी यूजफुल टू असरटेन द चेंजेस इन सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एक्सेट्रा। जो कंट्रीब्यूशन रेशो होती है और जो
मार्जिनल कॉस्ट रेशोज़ होती हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की रेशोज़ हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन रेशोज़ का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंजेस क्या आएंगे, सेलिंग प्राइसेस में क्या चेंजेस आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस की वजह से प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो इम्पैक्ट हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए फ्यूचर प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दस मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ग्रेटली हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, इसलिए प्रॉफिट प्लानिंग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगला हमारे पास फिर आया जी, ये है मल्टीपल प्रोडक्शन अगर करना हो। व्हेन अ बिजनेस कंसर्न कंसिस्ट ऑफ सेवरल यूनिट्स एंड प्रोड्यूसेस सेवरल प्रोडक्ट्स and evaluation of performance of such components can well be made with the help of marginal costing। अगर कोई एक कंपनी कई अलग अलग तरह के यूनिट्स में प्रोडक्शन कर रही है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही है, तो उनका जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है, परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन अगर करनी हो तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग की वजह से आसान हो जाती है। लेकिन अगर यही काम हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स मैं बता दूं, जैसे कंपनी जो होती है वो कई तरह के प्रोडक्ट बना रही होती है, जैसे मान लीजिए ABCDE इस तरह से 5 तरह के प्रोडक्ट अगर वो बना रही है, तो अब कई बार कंपनी को ये भी डिसीजन लेना होता है कि वो कौन से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए। सारे बराबर बराबर नहीं बना सकती, तो कोई सबसे ज़्यादा बनेगा, कोई उससे कम बनेगा, कोई उससे कम बनेगा। तो ऐसे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि किन का प्रोडक्शन करा जाए, कितना, तो ये वो है। सो व्हेन देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाया जाए, कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग से बड़ी आसानी से मिलता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना चाहिए, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स हमारा क्या होना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और अब हमारे पास अगला है इसी तरह से ऑप्टिमम सेल मिक्स। अब जैसे यहाँ पर होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम बनाएं जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हम बेचें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये उन्हीं प्रोडक्ट की बात हो रही है जो कंपनी बनाती है। सिमिलरली ऑप्टिमम सेल मिक्स दैट इज़ सेल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के ज़रिए हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बड़ी आसानी से किया जा सकता है इससे। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम कई एस्पेक्ट्स, कई चीज़ों को हम बहुत आसानी से फोरकास्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि फोरकास्टेड यानी आने वाली सेल क्या होगी, फोरकास्टेड प्रोडक्शन कितना होगा और अंदाजे वाला फ्यूचर का खर्चे कितने होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है आसानी से मार्जिनल कॉस्टिंग के ज़रिए। अगला हमारे पास आता है जी इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिवली इससे हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ एसेंशियली यूजफुल टू मैनेजमेंट एज अ टेक्निक इन कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन। कॉस्ट को एनालाइज करने की टेक्निक है ये, और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कॉस्ट को एनालाइज यहाँ पर किया जाता है, कॉस्ट को प्रेजेंट किया जाता है। It enables the presentation of data in a manner useful to different level of management for the purpose of controlling cost। अब जब इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है, तो उससे जो मैनेजमेंट है तो उसको डिफरेंट टाइप के जो उसको डिसीजन लेने हैं और जो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट कंट्रोल जो होती है वो भी डिफरेंट लेवल्स पर होती है। तो डिफरेंट लेवल्स पर कॉस्ट को कंट्रोल करना आसान हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन कॉस्ट कंट्रोल। इसलिए ये कॉस्ट कंट्रोल की बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त टेक्निक है। इसके बाद हमारा जो आखिरी एडवांटेज है वो है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर आपके पास ना बहुत सारे इसके और बेनिफिट हैं जो मैंने सारे इसी में डाल दिए। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, और कुछ बुक्स में भी ऐसा किया गया है
कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन्हीं के सेपरेट पॉइंट्स बना दिए गए हैं। अब जब आप इन्हीं के सेपरेट पॉइंट्स बनाते हैं ना, तो आपको उसके अंदर ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही कैटेगरी के हैं, ये सारे के सारे आते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो आपको ये ऐसे ही लिखने चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सब मैटर इस तरीके से तैयार किया है। अपार्ट फ्रॉम द अबव, बाकी देखिए ऊपर के जितने भी बेनिफिट्स हैं, न्यूमरस मैनेजरियल डिसीजंस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो लिए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। मेक और बाय डिसीजन, किसी प्रोडक्ट को हम खुद बनाएं या फिर खरीद लें। एक्सप्लोरिंग फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन मार्केट को किस तरीके से बनाया जाए, एक्सप्लोर करा जाए, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। एक्सेप्ट एन ऑर्डर और नॉट, किसी ऑर्डर को हम स्वीकार करें या रिजेक्ट कर दें। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करें। रिप्लेस वन प्रोडक्ट विथ सम अदर प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे से रिप्लेस करना, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर और मशीन आवर्स, जो लेबर है और जो मशीन है उसका मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे करें। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस, हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मशीन, आप ABC तीनों में से कोई भी मशीन खरीद सकते हैं, तो कौन सी मशीन खरीदें, कौन सी बढ़िया रहेगी। सब कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस और नॉट, के सब कॉन्ट्रैक्ट करा जाए। जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसी का एक हिस्सा या फिर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या किसी और से करवाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, और वो सारे डिसीजंस जो हैं लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी इन सब पॉइंट्स के बेस पर ही बनते हैं। ये समझ लीजिए सारे के सारे अपने आप में एक एक सेपरेट टॉपिक है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। आइए आगे चलते हैं। अब हमें मिलेगा डिसएडवांटेजेस, यानी कि नुकसान, क्या क्या कमियां हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। सबसे पहली कमी टेक्निकल डिफ़िकल्टी, ये टेक्निकल है। द सेपरेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रेजेंट्स टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। ये टेक्निकल डिफ़िकल्टी ये प्रोवाइड कराती है। ये अपोस्ट्रोफी एस ना लगाइएगा आप, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ही इसी तरह से सारी कॉस्ट को बांटा जाता है, फिक्स और वेरिएबल में दो करके। तो ये अपने आप में कोई आसान काम नहीं है कि आप सारी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में बांटें। एंड नो वेरिएबल कॉस्ट इज़ कम्प्लीटली वेरिएबल नोर इज़ अ फिक्स कॉस्ट कम्प्लीटली फिक्स्ड, क्योंकि सभी वेरिएबल कॉस्ट पूरी तरीके से वेरिएबल नहीं है और सभी फिक्स कॉस्ट पूरी तरीके से फिक्स नहीं है। ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। देखिए शॉर्ट टर्म की बात करें तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो आप बांट सकते हैं, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड हो जाता है लॉन्ग, तो सारी की सारी कॉस्ट जो है वेरिएबल बन जाती है। और फिर जैसे आप बात करें कि वेरिएबल कॉस्ट, जब प्रोडक्शन बढ़ता है, बड़े लेवल पर होता है, तब कॉस्ट रिड्यूस होती हैं। अगर हम जनरली बात करें तो देखिए फिक्स कॉस्ट जो है वैसे टोटलिटी में तो वो सेम रहती है, लेकिन प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट कम होते जाती है। इसे आप प्रैक्टिकल के ज़रिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका जो टोटल है, टोटल के अंदर वो वैसे बढ़ेगा जैसे कि जैसे आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल बढ़ती चली जाएगी। और जो पर यूनिट है, पर यूनिट के अंदर वो सेम रहती है। तो यानी इनके जो नेचर हैं वो टोटल और पर यूनिट में बिल्कुल उल्टे होते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं तो लॉन्ग टर्म में आकर इनके जो नेचर हैं फिर उनके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, फिर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं रेंट फिक्स है, रेंट फिक्स है, मान लीजिए 8 महीने के बाद रेंट बढ़ गया तो फिर वो कहाँ फिक्स हुआ। तो कुछ टाइम तक कोई एक्सपेंस चलता है फिक्स की तरह, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर यानी कि स्टेप कॉस्ट बन जाएगा वो। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल रहती है, जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई ऐसा नियम आप बना नहीं सकते जो हर समय में लागू हो एक जैसा। हाँ जी, तो अगला पॉइंट है हमारा अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट्स।
जो स्टेटमेंट होती है कौन कौन सी होती है, P&L और बैलेंस शीट। तो ये सही नहीं बनती है, अनरियलिस्टिक बनती है अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर बनाएं। एक्सक्लूजन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड फ्रॉम द इन्वेंट्रीज अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रोड्यूसेस एन अनरियलिस्टिक एंड कंजर्वेटिव बैलेंस शीट। तो क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते टोटल कॉस्ट में, हमने उसको अलग रख दिया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो ये चीज़ सीधा सीधा अफेक्ट करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को, क्योंकि देखो आप फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आई ही नहीं, यानी खर्चे तो एक तरह से कम हो गए ना आपके, और प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, और प्रॉफिट ही आपके बैलेंस शीट में जाता है, तो जो कॉस्ट है वो उसका आधार ही गलत हो गया। तो इस तरीके से जो P&L और बैलेंस शीट है वो आपके सही नहीं बनेंगे। फिर उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, अनलेस एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फिर जब तक आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे उस चीज़ की, तब तक आपके अकाउंट्स ठीक नहीं होंगे। अगला हमारे पास है सीजनल बिजनेसेस। जो सीजनल बिजनेस हैं उनके लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग सही नहीं है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम मार्जिनल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द चेंज इन द सेल वॉल्यूम। जैसे जैसे सेल वॉल्यूम घटता बढ़ता है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी हमारा घटता बढ़ता है और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हमारे घटते बढ़ते हैं। तो अब यानी कि जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बिजनेस है, सीजनल वाला नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, उसके अंदर क्या होगा, तो आपके प्रोडक्शन जैसे बढ़ा और सेल बढ़ी वैसे वैसे आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उस तरीके से होगा। वेयर सेल्स आर सीजनल, लेकिन जब सेल जो है वो सीजनल है, सीजनल का मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न आया, सीज़न आप समझते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जैसे छातों का सीज़न आ गया, बरसात आई तो सीज़न आया, तो उस टाइम पर क्या होगा, प्रॉफिट एकदम से हाई हो जाएंगे, प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाएंगे क्योंकि सेल भी बढ़ जाएगी। सो प्रॉफिट फ्लक्चुएट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो जब अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सीजनल काम करता है तो क्या होगा, जब सीज़न आएगा तो प्रॉफिट, उसकी सेल, प्रॉफिट, प्रोडक्शन सब एकदम से हाई हो जाएगा, और जब सीज़न नहीं होगा तो वो एकदम से डाउन हो जाएगा। तो वहाँ ऐसे केस के अंदर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि वो एक पीरियड के लिए बता देगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और एक पीरियड के लिए आपको बता देगा कि जी लॉस है, तो वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो सही नहीं रहेगी। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो किसी भी तरह का कोई स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करता, ये मतलब कोई इसके अंदर ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई रेशो नहीं है, कोई अकाउंट इसके अंदर ऐसा नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकें कि अगर ये ज़्यादा है तो चलो ठीक है भाई, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया हो गई। अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव कंट्रोल देन दैट ऑब्टेन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अगर हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, अगर हम कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए बजटरी कंट्रोल बहुत बढ़िया टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत बढ़िया टेक्निक है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो रिसेशन की बात यहाँ पर हो रही है। रिसेशन ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ पीरियड ऑफ रिसेशन, रिसेशन का जो शुरुआती समय होता है उस समय की बात हो रही है। द लो प्रॉफिट्स और इंक्रीज इन लॉसेस, तो जब प्रॉफिट हमारे कम होते हैं या फिर हमारे लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, एज रिवील्ड इन अ मैग्नीफाइड वे, तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं इन द मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर हम बनाते हैं तो रिसेशन के शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, यानी कि लॉसेस को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। में अनड्यूली क्रिएट पैनिक, जो कि बड़ा एक डर का माहौल क्रिएट कर सकता है, एंड कंपेल द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को मजबूर कर सकता है ऐसे एक्शन लेने के लिए जिससे और ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर। तो ये सही सिचुएशन नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट गिव फुल इन्फॉर्मेशन, ये कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, एंड सेल्स मे बी ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, और ये जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा आपने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया है,
जैसे मान लीजिए आपने शिफ्ट बढ़ा दी, एक शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट में काम करने लग गए। बाई एन एक्सपेंशन ऑफ द रिसोर्सेज, आपने अपने रिसोर्सेज बढ़ा लिए, आपने मशीनें बढ़ा ली, लेबर बढ़ा लिए, कैपिटल बढ़ा ली इस तरीके से। और बाई ऑटोमेटिक मशीन, या आपने ऑटोमेटिक मशीनें लगा ली तो जिससे और काम बहुत तेज़ी से होने लग गया। तो द मार्जिनल कंट्रीब्यूशन फेल्स टू रिवील दिस। तो इन चीज़ों के जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। इन सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता मार्जिनल कॉस्टिंग कि ये कैसे हुआ है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की कम वैल्यूएशन होती है। कैसे कम कैलकुलेट होता है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस आर अंडर स्टेटेड, कम कैलकुलेट होती है, कम कैलकुलेशन होती है इनकी। आफ्टर ऑल फिक्स कॉस्ट आर इंकर्ड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड एज सच दीज शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी लगती है और फिक्स कॉस्ट भी लगती है, दोनों तरह की कॉस्ट लगती है। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ये दोनों के दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट करेक्ट टू एलिमिनेट फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम फिनिश्ड स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए फिक्स कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल ना करना सही डिसीजन नहीं है। जब आप फिनिश्ड स्टॉक या वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेकर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब ये सही नहीं है। फिक्स कॉस्ट को भी कैलकुलेट इंक्लूड करना चाहिए। अगला हिस्सा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है टाइम एलिमेंट इग्नोर्ड। अगला पॉइंट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर डिफरेंट इन द शॉर्ट रन। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि इनका जो नेचर होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट टाइम में अलग होता है, लॉन्ग रन के अंदर अलग होता है। बट इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट रन में तो, शॉर्ट पीरियड में तो आप कह सकते हैं ये कॉस्ट जो है फिक्स है और ये वेरिएबल है, लेकिन लॉन्ग रन में आके सब वेरिएबल हो जाती है। लॉन्ग रन के अंदर सभी कॉस्ट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। आप जो रेंट दे रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, क्या आप सारी ज़िंदगी 1 लाख रुपए महीना देते रहेंगे? नहीं जी, चेंजेस आएंगे उसके अंदर। जो आपको अगर मटेरियल मिल रहा है 5 रुपये का एक कोई यूनिट, कोई पीस, तो क्या वो आपको सारी ज़िंदगी 5 रुपये का मिलता रहेगा? जी नहीं, चेंजेस आते हैं। इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट चेंजेस एट वेरिंग लेवल ऑफ ऑपरेशन। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन लेवल घटाते बढ़ाते हैं और लॉन्ग रन की भी बात होती है, उसके अंदर भाई आपके ये जो कॉस्ट है इनमें चेंजेस आते हैं, सब में चेंजेस आते हैं, इसलिए सारी की सारी बन जाती है वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉब्लम विद वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। मार्जिनल कॉस्टिंग ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कम ले ली जाती है या फिर ज़्यादा ले ली जाती है, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के बाद भी हम कहते हैं कि चलो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। येट देयर इज़ द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, लेकिन उसके बावजूद भी वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। हम ये कह के पीछे छुड़ा लेते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट के साथ है, वेरिएबल कॉस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल पॉजिटिवली वेरी करती है प्रोडक्शन लेवल के साथ। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम एक ही तरीके से एक ही स्केल पर नापते हुए नहीं चल सकते, वेरिएबल कॉस्ट की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैंने थोड़ा आपको यहाँ पर बताया था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि पीरियोडिकल प्रॉफिट्स। 2 फॉर शॉर्ट रन असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिनल कॉस्ट में भी यूज़फुल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तब तो ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगी। बट लॉन्ग रन प्रॉफिट इज़ करेक्टली डिटरमाइंड ऑन फुल कॉस्ट बेसिस ओनली। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड का प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको फुल कॉस्ट बेसिस पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो अकाउंट्स हैं वो उसी के आधार पर ही कैलकुलेट होते हैं, बनते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन, हमने देखिए नुकसान फ़ायदे पढ़ लिए दोनों तरह के मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो अब आगे हम क्या कह सकते हैं, ये कंक्लूजन आपको सब जगह नहीं मिलेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अप्लाइड अलोन। अगर इसको आप इफ़ अप्लाइड अलोन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ
मार्जिनल कॉस्टिंग को अकेले अप्लाई करते हैं विल नॉट बी मच यूज़, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है अनलेस इट इज़ कंबाइंड विद अदर टेक्निक्स, जब तक आप इसका बाकी दूसरी टेक्निक्स के साथ कॉम्बिनेशन करके इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई किया तो उससे आपको कुछ भी खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, और लेकिन अगर आप साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल इस तरह की टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं तब आपको अच्छा फ़ायदा होगा, तभी ये यूज़फुल होगी। तो ये वाली वीडियो में इतना ही, जितना हो सके अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, सभी यार दोस्तों को पढ़ाइए। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में ज़रूर आता है, थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।